हेलो दोस्तों, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 30 मई 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के फ्रंट पेज पर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ छपी है। मेजर सेटबैक फॉर ट्रंप, ए यूएस कोर्ट ब्लॉक्स टैरिफ। अब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस के ट्रेड कोर्ट एक कोर्ट है, वहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्ट है और जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उसके ऊपर है। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें टाइम रहते कई सारे आर्टिकल पब्लिश होंगे इस इंसिडेंट के ऊपर, तो उनको तब डिस्कस करेंगे। अभी इस आर्टिकल में डिस्कस करने लायक फिलहाल कुछ नहीं है। तो पहला टॉपिक आज का जो है, जो डिस्कस करने लायक है, वो आज के एडिटोरियल में छपे एक आर्टिकल है जो कि है री राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, दैट इज़ बिलो क्लास फर्स्ट, ठीक है, और बिलो ईयर्स 5, उसमें किस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट करनी ज़रूरत है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब राइटर कहता है कि इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी चैलेंजेस आर डीपली रूटेड इन अर्ली चाइल्डहुड। मतलब इंडिया के एम्प्लॉयमेंट और जो इनइक्वालिटी चैलेंजेस हैं, आपको पता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी काफ़ी हाई है। ऑल्दो इंडिया इज़ ए $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यहाँ पर लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है। किसी के पास में वेल्थ है तो इतनी ज़्यादा है कि संभल रही, उसका मिसयूज हो रहा है, और किसी के पास में कुछ है ही नहीं, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत है। अब इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जड़ें कहाँ पे हैं? उसकी जड़ें हैं चाइल्डहुड डिसएडवांटेजेस में, ठीक है। द सो कॉल्ड लॉटरी ऑफ बर्थ, strategic investment in early childhood care and education and parental engagement can reverse these odds and build a stronger future workforce. स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का एक एक्रोनिम है ECCE। इसका यूज़ हम बाद में भी करेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से और पेरेंटल एंगेजमेंट को बढ़ावा देने से इन चैलेंजेस को हम मीट कर सकते हैं, ठीक है। इन चैलेंजेस को हम ओवरपावर कर सकते हैं। तो बात करते हैं आगे क्या है मेन, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE ये मैटर क्यों करती है। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल लॉरिएट हैं, द हैकमैन, ठीक है, हैकमैन। इन्होंने एक कर्व डिज़ाइन किया था, हैकमैन कर्व, जो ये बताता है, इनकी एक स्टडी थी, बहुत सारे लोगों पर स्टडी की थी ओवर द ईयर्स, कि जो अर्ली चाइल्डहुड यानी 0 से 3 एंड 0 to 5 इस एज में जो इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन पर, स्किल्स पर, ठीक है, स्किल्स जैसे स्पीकिंग, मोटर स्किल्स, किस तरीके से रिफ्लेक्शंस बनने हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई बच्चा तो क्रिकेट वगैरह खेलता है तो कोई बच्चा तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होते हैं, और कोई स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं कर पाता, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन और स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट करने से जो बेनिफिट है वो मल्टीफोल्ड मिलता है, ठीक है। इन अपकमिंग ईयर्स वो मल्टीफोल्ड बेनिफिट मिलता है। तो इसको बोलते हैं हैकमैन कर्व। अब अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि हैकमैन कर्व क्या होता है, तो हैकमैन कर्व इस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये कहते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट्स यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न्स। मतलब $1 खर्च करने पे लगभग $7 से $12 का रिटर्न मिलता है जब वो बच्चा एडल्ट होता है। बेनिफिट्स इंक्लूड बेटर अर्निंग्स, ज़्यादा बढ़िया अर्निंग कर पाता है क्योंकि उसकी एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब देखिए, जो प्रथम एक NGO है अपने कंट्री में, प्रथम का ASER एक सर्वे आता है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज़, ठीक है। इसके मुताबिक ये कहते हैं कि 80%, ठीक है, 60 to 80% जो बच्चे हैं वो बेसिक न्यूमरेसी नहीं जानते। मतलब उनको नॉर्मल गुणा भाग करना भी नहीं आता है, नॉर्मल गणित भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके की आप एजुकेशन दे रहे हो, अच्छे से बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर में जाके कैसी वर्कफोर्स बनेगी, कहाँ पर इनकी एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो कमा नहीं पाएंगे, तो वो गरीब रह जाएंगे, अपनी हेल्थ और एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक विशेष साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। पॉवर्टी, नो एजुकेशन, ठीक है, नो हेल्थ, फिर ये चिल्ड्रन अगेन पॉवर्टी में चले जाएंगे, फिर ये चिल्ड्रन पॉवर्टी में जाएंगे तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन और हेल्थ नहीं दे पाएंगे, फिर अगेन वो पॉवर्टी में रहेंगे। तो एक विशेष साइकिल है, ठीक है, ये एक विशेष साइकिल है, चलता रहता है। तो यही रहेगा, ठीक है। अब अर्ली चाइल्डहुड में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो जाए, उनको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन दी जाए, तो एक अच्छी वर्कफोर्स बन पाएंगे, अच्छी इनकम कमा पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा हेल्थ और एजुकेशन दे पाएंगे, तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो डेवलपमेंट गैप्स अपीयर बाई एज 5 अफेक्टिंग लाइफ लॉन्ग सक्सेस। एज 5 तक बहुत सारा मेंटल जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है हमारे कंट्री में? चैलेंजेस हैं लो टीचिंग टाइम एंड शॉर्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर्स। अब देखिए, इंडिया में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है। आइडियली तो यह है कि 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन जो छोटे छोटे स्कूल हैं वहाँ पर 100 बच्चों पे, 80 बच्चों पे एक टीचर होता है। तो टीचर जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता, तो लो टीचिंग टाइम है। तो 5.5 करोड़ चिल्ड्रन डिपेंड ऑन आंगनवाड़ीज एंड गवर्नमेंट प्री स्कूल। उनकी पेरेंट्स की इतनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन करा पाएँ।
टीचिंग टाइम इज जस्ट 38 मिनट्स पर डे। ओनली 9% स्कूल्स हैव ट्रेंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर्स। ज़्यादातर बच्चे आंगनवाड़ी पर ही डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट के जो प्री स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर होते भी नहीं हैं कई बार। तो रिजल्ट क्या मिलता है इसका रिजल्ट मिलता है पुअर रेडीनेस फॉर क्लास 1। अब जो बच्चा 5 साल का हो गया है, 5 ईयर्स ऑलरेडी, LKG GKG UKG में पढ़ के जा रहा है, LKG KG UKG में, तो उसको इतना भी नहीं आता है कि फर्स्ट क्लास के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक न्यूमरेसी और पढ़ना निकलना थोड़ा बहुत बच्चों को आना चाहिए, वो उसको नहीं आ पाता है। ठीक है, अब बच्चे की फाउंडेशन ही कमज़ोर रह जाती है तो आगे की क्लासेस में पिछड़ता जाता है और उसको कॉन्फिडेंस लो होता है, सेल्फ स्टीम लो होती है, तो वो फिर आगे मोटिवेट भी नहीं हो पाता आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। फिर अगला चैलेंज है इनएडिक्वेट फंडिंग एंड ओवरसाइट। हमारे यहाँ देखिए फंडिंग बहुत कम है। कितनी फंड है? 1263 पर चाइल्ड पर ईयर। ठीक है, बहुत कम है। फिर अगला है लो पेरेंटल एंगेजमेंट। मैनी पेरेंट्स लैक अवेयरनेस ऑफ हाउ टू सपोर्ट अर्ली लर्निंग। ठीक है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे को छोटा जब होता है 2-3 साल का, तो उसको किस तरीके से लर्निंग दी जानी है, किस तरीके से उसको एजुकेट किया जाए। भाई सिर्फ पढ़ाई, डायरेक्ट बुक पढ़ा देना बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता है। बेनिफिशियल होता है कि उसको आप प्रैक्टिकल करके सिखाओ, उसको करके कैसे सीखना है वो सिखाओ। वो गिनती तो जानेगा 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 उसको पेपर पे लिखने का ही पर्पज़ थोड़ा ही है। उसको प्रैक्टिकल यूज़ करना सिखाओ कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हैं। ठीक है, तो बच्चा जल्दी सीखेगा। फिर इनकरेजिंग स्टेट इनिशिएटिव्स कौन से हैं? अभी जो काफ़ी अच्छे स्टेट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, आर्टिकल बात करता है कि जैसे यूपी में लगभग 11,000 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के एजुकेटर्स जो हैं, टीचर्स, उनको हायर किया गया है और उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। उड़ीसा में शिशु वाटिकाज एस्टैब्लिश की गई हैं इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल टू केयर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। MP में मंथली बाल चौपाल ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं टू इंगेज पेरेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए बाल चौपाल्स ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं मंथली। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है कि हमारा देखिए विजन फॉर 2047 है टू बिकम ए ग्लोबल लीडर। इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नाउ टू बिल्ड ए स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स एंड ब्रेक पॉवर्टी फॉर 200+ मिलियन चिल्ड्रन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आर्टिकल है, अब देखिए इस पेपर में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, लेकिन कई सारे इंसिडेंट हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई महीनों से हो रहे हैं। ठीक है, इंसिडेंट है लैंग्वेज बेस्ड। अब देखिए कि इसी पेपर में एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया है, एक एक्टर हैं कमल हासन, उन्होंने। ठीक है, ये देखिए कमल हासन ने बोला है कि जो कन्नड़ है वो तमिल से ही पैदा हुई है, तमिल कन्नड़ की माँ है, इस तरीके से, है ना। कर्नाटका में भी आप देख रहे हैं कि कन्नड़ नॉन कन्नड़ स्पीकर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मराठी बोलो नहीं तो महाराष्ट्र छोड़ो। और भी कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे केरल में तो खैर ऐसे इंसिडेंट नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में तमिल और हिंदी के बीच में प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से एक लैंग्वेज एक एज ए मेजर टूल ऑफ पॉलिटिसाइजेशन इवॉल्व हो रही है। पहले भी थी, लेकिन इस समय पर इसका यूज़ पोलराइजेशन के लिए काफ़ी हद तक किया जा रहा है। अब इससे देखो फ़ायदा किसी का नहीं होता, फ़ायदा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है। उल्टा घाटा ही होता है, जो स्टेट है उसको घाटा होता है, जो कंट्री है उसको घाटा होता है। स्टेट में बिजनेस के लायक इन्वायरमेंट नहीं बन पाता। अभी रिसेंटली देखिए कर्नाटक की जो असेंबली है, उन्होंने एक बिल लाने की कोशिश करी है कि कन्नड़ जो स्पीकर्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में लगभग 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जो कंपनी है, जो वहाँ पर बिजनेस हाउसेज हैं, उनको तो इकोनॉमी देखनी है अपनी, उनको अपना बिजनेस चलाना है। उनको घंटा फर्क पड़ता है कि हमारे यहाँ कन्नड़ स्पीकर काम कर रहा है या हिंदी स्पीकर काम कर रहा है, उनको तो टैलेंट चाहिए। अब आप इस तरीके की हरकतें करोगे तो आपका जो सिलिकॉन वैली बेंगलोर बना हुआ है वो 2 महीना नहीं लगेगा उसको कन्नड़ वैली बनने में। ठीक है, बन जाएगा कन्नड़ वैली। फिर आप क्या करोगे? आप अपने लोगों को रोज़गार नहीं दे पाओगे तो आपके स्टेट पर कर्जा चढ़ता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप कहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट से तौबा करोगे कि हमें ज़्यादा पैसा दो। तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल पोलराइजेशन टूल बनता जा रहा है। तो यूपीएससी के मेंस एग्जाम में एक जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है रीजनलिज्म, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड सोशल हार्मनी। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से इन इंसिडेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आउटलाइन किए हैं। जैसे 2014 में जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हैज़ द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन्ड और वीकेंड द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। क्या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने से इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? फिर अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, हाउ डज द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पोज ए चैलेंज टू स्मूथ गवर्नेंस। इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी स्मूथ गवर्नेंस के लिए किस तरीके से एक चैलेंज पैदा करती है? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 2014 में ही पूछा गया था, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। रीजनलिज्म के जो वेरियस फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस कीजिए भारत में। ठीक है, अब ये टॉपिक इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक पोलराइजेशन। ठीक, तो एक जनरल मैंने टॉपिक यहाँ पर डिवाइस किया है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक डिस्प्यूट्स इन कंट्री। अब देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कंट्री के ऊपर।
सबसे पहला तो देखते हैं कि क्या इसने फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। हाँ किया, जरूर किया। डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन मतलब अलग अलग लोगों की जो वॉइसेस थी उनको हमने फुलफिल किया। विच अलाउड रीजनल आइडेंटिटी टू फ्लोरिश विद इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। रिड्यूसिंग एलियनेशन एंड पोटेंशियल सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज, जो सिसेशनिस्ट टेंडेंसी हो रही थी कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, एक अपना एक अलग देश बनाएंगे, तो उस चीज़ को रोकने में ये मददगार साबित हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, गवर्नेंस बिकेम ईजियर बाय यूजिंग द रीजनल लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड एजुकेशन, ठीक है। किसी स्टेट में अगर वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो वहाँ के लोग बोलते हैं, अगर उसका यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलेगी। फिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हेल्प डिफ्यूज मेजर एजिटेशंस एंड इंटीग्रेटेड डाइवर्स कम्युनिटीज़। उस समय जो बहुत सारे एजिटेशन हो रहे थे उनको रोकने में इसने हेल्प की। फिर है इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स इंश्योर्ड दैट कम्युनिटीज़ कुड बेटर वॉइस देयर कंसर्न्स एंड एस्पिरेशंस। मतलब अगर लैंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट हमने बनाए, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो अपने जो इश्यूज़ हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में रेज कर पाए। वीकनिंग के एस्पेक्ट्स क्या इसने फेडरल स्ट्रक्चर को वीक किया। हाँ किया। जैसे राइज ऑफ सब नेशनलिज्म, ठीक है। अभी तो क्या कहते हैं कि आई एम इंडियन, अब लोग कहते हैं कि आई एम द्रविडियन, आई एम मराठियन, ठीक है, आई एम कन्नड़, तो ये सब नेशनलिज्म है। तो कहीं ना कहीं से इससे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो उस पर चोट पहुंचती है। फिर है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है, अब तमिल और कर्नाटक के लोगों के बीच में शुरू हो गया। अनइवन डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैव नॉट ऑलवेज लेड टू इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंस्टेड सम रीजन्स हैव फेल्ट फर्दर मार्जिनलाइजेशन, जैसे विदर्भ एंड गोरखालैंड। अब जैसे देखिए महाराष्ट्र में मान लीजिए कन्नड़ स्पीकिंग कोई रीजन है, ठीक है, कोई ऐसा रीजन है जहाँ के लोग कन्नड़ भी बोलते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो उस रीजन के डेवलपमेंट पर कम फोकस करती है ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। अब देखिए आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये द केस फॉर स्पेशल फिजिकल पैकेज फॉर आंध्र प्रदेश। ये आर्टिकल जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं दुव्वुलरी सुब्बाराव, इन्होंने पब्लिश किया है आर्टिकल। इन्होंने लिखा है, ये बात करते हैं कि अलग अलग टाइम पे जो स्टेट्स का डिवीजन हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश से हटके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बना, एमपी टूट के एमपी और छत्तीसगढ़ बना, बिहार टूट के बिहार और झारखंड बना, आंध्र प्रदेश टूट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना, ठीक है। उसके ये जो रेवेन्यू है, अर्निंग है स्टेट्स की, उनके बीच में डिफरेंस को बताते हैं। ये बता रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड एक रेवेन्यू जनरेटिंग जगह थी, रीजन था, ठीक है, उसको अलग कर दिया तो भाई उत्तर प्रदेश का जो रेवेन्यू आ रहा था वो कम रह गया। तो अभी जो नेट रेवेन्यू अब जो है स्टेट का, उत्तर प्रदेश का, पहले 759 कंबाइंड हुआ करता था, अब डिवीजन के बाद में उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू रह गया 729 और उत्तराखंड का 1335। ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो जो पेरेंट स्टेट था उसको लॉस हुआ। ऐसे ही एमपी के केस में, एमपी का टोटल रेवेन्यू पहले 1108 था, अब 1041 एमपी का रह गया और छत्तीसगढ़ अकेला ही 1303 कमा रहा है, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग स्टेट था, जो स्टेट टूट के हमने दूसरा बनाया, उसको तो फायदा हुआ, लेकिन जिस स्टेट से टूट के दूसरा स्टेट निकाला गया उसको घाटा हो गया, ठीक है। तो अनइवन डेवलपमेंट होता है डिवीजन के बाद में। तो आर्टिकल यही कहता है कि इन मैनी स्टेट डिविजन्स लाइक यूपी उत्तराखंड, एमपी छत्तीसगढ़, बिहार झारखंड, द न्यू स्टेट्स कैप्ट मोर रेवेन्यू वाइल द ओल्ड वंस लॉस्ट आउट, ठीक है। ये कंपैरेटिव डेटा है, आप देख लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट क्या रहे हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला है पॉलिटिकल इंपैक्ट, डेमोक्रेटिक डीपनिंग हुई है, ठीक है, डेमोक्रेसी डीपन हुई है कि जो लोकल लेवल पर है वहाँ पर जो लोकल पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा डेवलप हुई है। राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, यस, डीएमके इन तमिलनाडु, तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश, बीएसपी इन उत्तर प्रदेश, एंड ये रीजनल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश। सेंटर स्टेट रिलेशंस समटाइम्स स्ट्रेंथ ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड फर्दर स्टेटहुड बेस्ड ऑन सब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट क्या है? इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, यस, ड्यू टू लिंग्विस्टिक ईज, बेटर पॉलिसी कम्युनिकेशन, नो, ठीक है। अब इसका यस एंड नो दोनों ही है, ठीक है। यस हुआ है क्योंकि लोकल लैंग्वेज में स्टेट गवर्नमेंट को एडमिन चलाने में ईजी हो रहा है, यस। नो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है, तो वहाँ पर फिर वही आता है कि हम हिंदी नहीं यूज़ करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लाइक दैट। क्रिएशन ऑफ सच स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, यस, देयर इज क्रिएशन ऑफ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इंपैक्ट क्या है कि लैंग्वेजेस का प्रिजर्वेशन हुआ है, यस। कन्नड़ को देखिए क्लासिकल लैंग्वेज बोला गया, ठीक है। मराठी का भी प्रिजर्वेशन हो रहा है, लोग कह रहे हैं मराठी को प्रमोट कर रहे हैं। फिर कल्चरल एसर्शन, यस, मराठी जो लोकल कल्चर हैं अलग अलग स्टेट में, वो अपने आप को और ज़्यादा मुखर हो के इम्प्लीमेंट करने में, आगे डेवलप करने में अपने आप को सक्षम हुए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट हेल्प एकोमोडेट इंडियाज वास्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विद इन फेडरल स्ट्रक्चर। अब देखिए 4 लोग हैं मान लीजिए किसी फैमिली में, अगर किसी एक की ही चलती रहेगी तो फैमिली टूट जाएगी एक टाइम पे जाके। अगर उस परिवार का जो मुखिया है वो 4 लोगों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करते हुए चले, ठीक है, तो परिवार में यूनिटी बनी रहेगी ओवर द लॉन्ग टर्म। यही हुआ है कि हमारे जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो डिसेंटिंग वॉइसेज आ रही थी उनको हमने एड्रेस किया, तो हमने जो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ थी, सेसेशनिस्ट एस्पिरेशंस थी, उनको हमने कंट्रोल किया, तो इंडिया की जो यूनिटी है वो लॉन्ग टर्म में बनी रही।
फिर है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फोकस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यस, बैलेंस्ड रिसोर्स एलोकेशन, यस, राइज इन एस्पिरेशंस, ठीक है, कुछ स्टेट्स ने अपना प्राइड जगाते हुए बोला कि वी विल डेवलप मोर, वी विल डेवलप मोर। सोशल इम्पैक्ट, इंक्रीज्ड सोशल कोहेशन, यस, विद इन स्टेट्स, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज प्रोमोटेड स्ट्रॉन्गर लोकल आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इंटर स्टेट माइग्रेशन इश्यूज, यस, देयर आर माइग्रेशन इश्यूज, कुछ टेंशंस होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में नॉन मराठी पीपल जाते हैं तो उनको अलग तरीके से, अब वहाँ पे ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि वहाँ पे लोग नॉन मराठी लोगों को अजीब तरीके से ट्रीट करने लगे हैं। एजुकेशनल इम्पैक्ट, यस, मदर टंग में एजुकेशन बढ़ावा मिला, मदर टंग स्ट्रेंथन हुई। आप जानते हैं कि मदर टंग में बच्चे को जो एजुकेशन दी जाती है उसकी ग्रेस्पेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर एंड मीडिया। नेशनल इंटीग्रेशन में कैसे हेल्प मिली? पैराडॉक्सिकल इफेक्ट है। पॉजिटिव है कि लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन हेल्प प्रिवेंट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, ठीक है। नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी समटाइम्स लेड टू पैरोकिलिज्म एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, ठीक है, जैसे वाटर शेयरिंग ऑन बॉर्डर क्लेम्स। फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला तो कम्युनिकेशन बैरियर्स, कि अलग अलग लैंग्वेज हैं तो कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। जैसे हिंदी तमिल, उनकी कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, तो आपस में इंग्लिश में ही बात करेंगे। अब किस तमिल को मान लो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी वाले को भी इंग्लिश नहीं आती, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एजुकेशन डिस्पैरिटीज़, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरीज वाइडली, क्रिएटिंग डिस्पैरिटीज़ इन लर्निंग आउटकम्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। जुडिशियल एक्सेस, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं ज़्यादातर इंग्लिश में, ठीक है। अब रीजनल लैंग्वेज अलग अलग हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स अभी हमने डिस्कस किया। रिक्रूटमेंट हर्डल्स, अब वही कन्नड़ स्पीकिंग पीपल को हम इतना रिजर्वेशन देंगे, हरियाणा वाले कह देंगे भाई हिंदी स्पीकिंग को हम इतना देंगे, तमिल वाले कह देंगे तमिल स्पीकिंग को हमारे यहाँ ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। सजेस्टेड स्टेप्स, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए टू ओवरकम दीज चैलेंजेस? एक तो हमें देखिए मल्टी लैंग्विस्टिक जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको हमें स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर क्या? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स, ठीक है, इस तरीके का हमें कुछ टूल्स डेवलप करने चाहिए कि लोग बात कर रहे हैं तो रियल टाइम ट्रांसलेशन हो जाए। सामने वाला कन्नड़ में बात कर रहा है, मेरे कान में जो टूल लगा हुआ है उसमें आवाज़ आ रही हिंदी में। एम्पावर रीजनल लैंग्वेजेस, इंश्योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेड इन रीजनल लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक सेंसिटाइजेशन लोगों में बढ़ाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट कैन नॉट बी योर आइडेंटिटी, ठीक है, इट शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ योर प्राइड। बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी, अवॉइड द डोमिनेंस ऑफ एनी सिंगल लैंग्वेज वाइल प्रोमोटिंग इंटर स्टेट लिंग्विस्टिक हार्मनी। अब मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट क्या है लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म के, ये आप देख लीजिएगा, वही सिमिलर ही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं बात के रीजनलिज्म क्या होता है, ठीक है। बात हमने करी रीजनलिज्म की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी मेंस एग्जाम में कि रीजनलिज्म क्या होता है। रीजनलिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दैट प्रायोरिटाइजेज द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ओवर द नेशन। इन इंडिया रीजनलिज्म हैज़ evolved ड्यू टू लिंग्विस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। रीजनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो उस रीजन के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखती है, ठीक है। कई बेसिस कुछ भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक। लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म कैसे काम करता है? जैसे एमरजेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जैसे तमिलनाडु तमिल, कर्नाटक कन्नड़, ठीक, महाराष्ट्र मराठी। डिमांड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ठीक है, जैसे तमिलनाडु में हिंदी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं कि हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम तमिल पढ़ाएंगे। कल्चरल रीजनलिज्म, कल्चर की वजह से रीजनलिज्म क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में अपनी जो लोकल कल्चर है उस पर प्राइड रखा जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कि आवर कल्चर इज़ बेटर देन योर्स। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो नागालैंड बोलेंगे नागा कल्चर इज़ बेटर, मणिपुरी बोलेंगे कि वी आर मणिपुर, ठीक है। अब जैसे नागालैंड में जो नागा है वो नागा कल्चर है, मणिपुर में मणिपुरी कल्चर जो है वो है। इकोनॉमिक रीजनलिज्म, डिसकंटेंट ड्यू टू अनइवन डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे डिमांड फॉर विदर्भ एंड बुंदेलखंड इन यूपी। बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है यूपी में, ठीक है। अब वहाँ पर लोग कहते हैं भाई यूपी का जितना रिसोर्स है वो सब वेस्ट यूपी में डेवलप होने में चला जाता है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये डिमांड होती है कि बुंदेलखंड को एक अलग स्टेट बना दिया जाए। परसेप्शन ऑफ नेग्लेक्ट बाई सेंटर ऑफ स्टेट कैपिटल्स। पॉलिटिकल रीजनलिज्म, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, ठीक है। रीजनल पार्टीज़ क्या करती हैं? अपने जो लिंग्विस्टिक रीजन है उसकी इंपॉर्टेंस को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड स्पेशल स्टेटस, जैसे आंध्र प्रदेश की अभी डिमांड चल रही है कि हमें एज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। सब रीजनलिज्म एंड माइक्रो रीजनलिज्म, स्मॉलर रीजन्स विद इन स्टेट्स डिमांडिंग सेपरेट स्टेटहुड। जैसे वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड है जो दार्जिलिंग वगैरह एरिया है, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि हमारा एक अलग स्टेट बना दिया जाए, गोरखालैंड। असम में है बोडोलैंड, वो कहते हैं कि हमारा एक बोडोलैंड नाम का एक अलग स्टेट बना दो, ठीक है। फिर है इंटर स्टेट रीजनलिज्म कि देर आर बॉर्डर डिस्प्यूट्स सच एज असम एंड मिजोरम, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट है विदर्भ को लेके। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कावेरी का डिस्प्यूट है कर्नाटक, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र के बीच में। और सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल।
कैनाल को लेके, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट था इस न्यूज़पेपर में। मैंने ये रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला जो जो टॉपिक है, इसको एक कलेक्टिव टॉपिक में मैंने कवर करके इस डिस्कशन में डिस्कस किया है, ठीक है। ये कई दिनों से न्यूज़पेपर में ये ऐसी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं, तो इन फ्यूचर भी आर्टिकल्स डिस्कस होते रहेंगे न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड, तो उनको डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना इस मैटर में डिस्कस किया जा सकता था वो इसमें हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी आइडिया हो, तो कोई भी आपके दिमाग में आइडिया हो या कोई डिमांड हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं, थैंक यू।